तो आज हम लोग इस सेशन में यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो 5 चरणों में परीक्षाएं हुई हैं उसके कोड 25 के हमने कल चर्चा की थी। उसकी जो आंसर की आई है उसको हमने मिलान किया था, पर पेपर 1 रह गया था। तो ये पेपर 1 जबकि उसमें पहले होता है परीक्षा में, पर इसमें पेपर 1 बाद में दिया हुआ है। पहले ये 100 प्रश्न जो हैं, ये देखिए ये 100 प्रश्न जो हैं ये पहले वाले दिए हुए हैं, 2 सेकंड पेपर के दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है 001 करके। ये प्रश्न 1 है, प्रश्न पत्र 1 है, पेपर 1 है। ये पेपर 1 जनरल सबके लिए होता है। तो कुछ लोगों को इसके मिलाने में आंसर की क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रही है वहाँ से, तो उसको ऐसे करके मिलाना पड़ता है, तो लोगों को परेशानी आ रही है। तो उसी का ही हम लोग यहाँ पर वो देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न जो था ये सारणी वाला प्रश्न था। अब इसके अंदर से ये पूछा था पहला वाला कि सोमवार को AC मिलाकर बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या, बुधवार को DE मिलाकर। इसके अंदर इतने ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें जो आयोग ने सही ऑप्शन माना है, जो प्रोविजनल उसके अंदर दिया हुआ है, वो है 100। प्रश्न 1 का विकल्प 2, ये विकल्प 2 ये वाला 100 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के अंदर था, इसी सारणी से ही प्रश्न था, मंगलवार शनिवार को मिलाकर 8 बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या गुरुवार और रविवार को मिलाकर C द्वारा बेचे गए। तो इसमें ऑप्शन 3 सही माना है। ये ऑप्शन 3 हो गया, ये इसका सही हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यह भी तालिका से ही दिया हुआ था प्रश्न, और इसके अंदर था बुधवार को AD ने 7 मिलाकर बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या रविवार को, तो इस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये इसके अंदर इन्होंने 400% सही माना है। ये पहला वाला, उससे वो 4 गुना ज़्यादा वो मोबाइल फ़ोन बेचता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 का विकल्प 4 सही है, 68 68। उसके बाद प्रश्न 5 पर आते हैं। प्रश्न 5 भी इसी तालिका से ही था, और इसके अंदर जो उत्तर सही था वो पूछा था एंड्रॉयड और विंडोज़, इन दोनों में से विंडोज़ फ़ोन की संख्या कितनी है। तो 3-4 का अनुपात दिया हुआ था इसमें, तो 24 और 8 चौक 32, 24 और 32 के अनुपात के अंदर वो फ़ोन बिके थे। तो इसका जवाब 24 सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन सही है तो होना था, क्योंकि इसमें पूछा था विंडोज़ फ़ोन की संख्या कितनी थी। तो विंडोज़ फ़ोन 24 बिके, और उससे 3-4 के अनुपात में 32 फ़ोन एंड्रॉयड के बिके थे। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर 4 सही माना है। मिला लीजिएगा आप अपने इसके अंदर से, ये नीचे वाले हिंदी वाले में लगाते हैं। प्रश्न 4 में, प्रश्न संख्या 6 में, इसे कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को विद्यार्थियों से कैसे निपटना चाहिए। तो ये जो इस प्रकार के सवाल होते हैं, इनमें जब हम पढ़ते हैं सवालों को, तो इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, जो जवाब ऐसे होते हैं जो सही लगते हैं। तो जो आयोग मानता है वो उसके हिसाब से अपने आगे की तैयारी को करना चाहिए कि किस प्रकार से आयोग मानता है सवाल के जवाबों को। तो इसमें लिखा हुआ विनम्रता एवं दृढ़ता पूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये चौथा विकल्प इसमें सही माना है। उसके बाद आता है प्रश्न 7वां,
प्रश्न 7वां में 2 कथन दिए हुए थे। प्लेटो स्थिर स्थिति वह अवधि है जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है। स्थिर स्थिति में अधिगम दर पहले बढ़ती है। ये 2 कथन थे, इन दोनों के बारे में बोलना था। इसमें एक सही था और दूसरा गलत था, तो इसमें कथन एक सही है और दूसरा गलत है। तो ये प्रश्न 7 का हो जाएगा विकल्प 3। उसके बाद में प्रश्न 8 पर आते हैं। प्रश्न 8 था, इसमें भी 2 कथन दिए हुए थे, तुल्यकालिक और उसका। इसमें विकल्प 2 सही था कि दोनों कथन जो है वो असत्य हैं, क्योंकि इसके अंदर विरोध वाली बात कही गई थी। इसमें जो तुल्यकालिक बोला गया था, तुल्यकालिक संप्रेषण में लिखा था अन्वेषण की क्रिया जो होती है वो उसी क्षण नहीं होती है, और अतुल्यकालिक में लिखा था उसी क्षण होती है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, वाक्य दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा, दोनों कथन गलत हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके अंदर से 2 सही था। आंशिक गतिविधि का नियम नहीं, इसके अंदर से देखिए, इसमें 5 विकल्प दिए हुए थे, और 5 विकल्प में से बताना था कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। ये देखिए, ये कहाँ गया, ये रहा। ये 5 विकल्प दिए: अभ्यास का नियम, आंशिक गतिविधि का नियम, साक्षरता का नियम, सहचारी स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें ए, सी और ई को सही माना है। ए हो गया अभ्यास का नियम, कहाँ गया ये, अब ए अभ्यास का नियम सही हो गया। सी हो गया तत्परता का नियम, और ई हो गया इसमें प्रभाव का नियम। ये तीनों सही था, तो ए, सी, ई है इसमें 2 सेकंड में, तो ये दूसरा विकल्प सही हो गया इसका। ये प्रश्न है 9, प्रश्न 9। अब प्रश्न 10 पर आते हैं। प्रश्न 10 के अंदर है, प्रश्न 10 में पूछा गया था, 2 कथन दिए हुए थे पॉडकास्ट को लेकर के। पॉडकास्ट अर्थवान विषय वस्तु से युक्त डिजिटल वो है, इसमें दोनों ही कथन सत्य थे। और ब्लॉग व्यक्तिगत वेबसाइट है जिसके अंतर्गत इस पे 2 ब्लॉग का एक और प्रश्न के अंदर पूछा गया था, तो ये इसके दोनों कथन सही हैं। हाँ, तो ये इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये दोनों कथन सही हैं। जो ऊपर दोनों कथन दिए हुए हैं सोशल मीडिया, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो सामान्य सा प्रश्न था, कोई इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं था, तो इसका विकल्प 1 सही हो जाएगा। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या 11 पर। शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्तापूर्वक चरों में कूटबद्ध करना निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? तो इसका विकल्प 4 सही था। है नामिक मापनी स्केल, नामिक मापनी, मापनी माने स्केल, तो नामिक मापनी पे इसमें हुआ था। तो इसमें नामिक मापनी कहाँ? अच्छा, ये रही है नामिक मापनी, तो ये विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 था कि जब समाज विज्ञानियों द्वारा प्रेक्षणों के वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया गया तो उसमें क्या आवश्यक था? है तो इसके अंदर था सटीकता आवश्यक थी, ये था, ये विकल्प दूसरा सही था। यथा तथ्यता और सटीकता, यथा तथ्यता का ही अर्थ सटीकता होता है, जैसी बात है उसको वैसे ही कहना, इसका विकल्प 2 सही हो गया था। उसके बाद में प्रश्न 13 था, जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में माना जाता है? तो इसको संरचित साक्षात्कार बोलते हैं। तो ये इसका विकल्प 2 सही था, इसमें आयोग ने भी यही सही माना है, विकल्प 2 सही है इसका। प्रश्न संख्या 13 का, अगर प्रश्न आपके उसमें आगे पीछे हों, क्योंकि कुल ज़्यादातर जितने मुझे प्रश्न पत्र मिले हैं उन सब में लगभग यही पैटर्न रहा है, पर फिर भी जिनके आगे पीछे हो तो वो प्रश्नों को देख करके उसके विकल्प को मिलाएं। वैसे इसमें इन्होंने इतना ज़्यादा वो किया नहीं है, सारे प्रश्न लगभग प्रश्न पत्र एक जैसे थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। ये प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक छल योजन है? तो
इसका जो था ए, बी और सी पर्यावरणीय छल योजन, ये भी प्रयोगात्मक है। और उसके बाद में बी क्या है, उद्दीपन संबंधी छल योजन, ये भी प्रयोगात्मक है। और सी अनुदेशात्मक छल योजन, ये ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए, बी और सी। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 15। हाँ, इसमें भी दो कथन दिए हुए थे। हाँ, तो इसमें पहला कथन सत्य था, दूसरा कथन असत्य था, तो विकल्प 3 सही है। ये नीचे दिए गए दो कथनों में से उसके बारे में लिखे उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों से। तो पहला कथन था, एक वैज्ञानिक रूप में शोध योग्य चर में रूपांतरित होने वाले अवधारणात्मक चर में एक आनुभाविक चर में एक अवधारणात्मक चर के अमूर्तन को पुनः परिभाषित करना सम्मिलित है। दूसरा कथन था, वास्तविक प्रेक्षणों को बनाने के लिए स्पष्ट और विस्तृत पद्धतियों और साधनों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि अन्य शोधकर्ता और वैज्ञानिक उस प्रेक्षणों की अनुलिपि न बनाएं। तो ये दूसरा कथन जो है ये गलत था, पहला कथन सही था। इसका विकल्प 3 जो है वो सही हो जाएगा। ये विकल्प 3 ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न 16 पे। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है। तो इसमें था अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति, विकल्प 2। अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है वो का कारक जो है वो उत्तरदायी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है, संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह किससे होता है। तो ये मुद्रण के अंदर होता है। पूर्वाग्रह संबंधित किससे संबंधित है, स्थान पूर्वाग्रह, स्पेस बायस जो है ये मुद्रण से, प्रिंट मीडिया जो होता है, अखबार छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, ये उससे संबंधित है। ये टर्म्स जो है स्पेस बायस, स्थान पूर्वाग्रह, तो इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 18। 18वें प्रश्न था, लेखन करते समय निम्नलिखित में से किसका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण और अनुसरण करना चाहिए। तो इसमें प्रासंगिक विषय वस्तु का, सही वाक्य विन्यास का और शब्द साधन का, शब्द चयन का, इसका करना चाहिए CDE विकल्प 3 के अंदर है, तो ये सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। अभी सिर्फ आप लोग मिला लीजिए, इसका व्याख्यात्मक तो आप जब पढ़ाई करेंगे पेडागोगी और दूसरे जिस सब्जेक्ट से ये आए हुए हैं, अभी ये जो वीडियो बनाने का मकसद था कि जिन लोगों के पास में आंसर की नहीं है या जो 2 मोबाइल या 2 इस प्रकार से लेकर के नहीं है, तो वो एक ही ढंग से करके मिला सकते हैं। ये आंसर की जैसे समझ लीजिए जो आयोग ने माना है उस प्रश्न की आंसर की हम बताते जा रहे हैं आपको। अब अगला प्रश्न है, इसमें 2 विकल्प दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 19 में है 2 कथन दिए हुए हैं, उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच अंतर को सूचना परिमाण के संदर्भ में मापा जाता है। और दूसरा कथन था, आभासी यथार्थता का उत्तेजक और धीर गंभीर मीडिया के बीच विभेद करते समय अस्तित्व नहीं था। दोनों कथनों के बारे में था, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 में है 2 कथन दिए। इसमें भी यह कहा जाता है कि एक माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है। और दूसरा कथन है, जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है, उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को वाक या स्पीच भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर दोनों कथन सत्य हैं, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। इसके अंदर
हाँ देखिए ये कहाँ गया 21 प्रश्न, ये रहा। एक 4 दिशिक खंबा चौराहे पर खड़ा किया गया है जिस पर लगे तीर पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। किसी कारणवश खंबा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। क्षति के कारण उत्तर दिशा का संकेतक अब पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा है और इसी प्रकार अन्य संकेतक भी बदल गए हैं। पश्चिम की ओर जाने का इच्छुक व्यक्ति इस खंबे की सहायता लेता है और खंबे के संकेतक के अनुसार पश्चिम की ओर चलना आरंभ कर देता है। वह व्यक्ति वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? तो इसका उत्तर था उत्तर दिशा में जा रहा है। विकल्प 4 सही था। आप इसको अगर ऐसे बना करके देखेंगे, एक कागज पे बना लीजिए, एक साइड में पूर्व है, एक साइड में पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, और उसको घुमा दीजिए जिस तरह से इसमें दिखाया था कि जो पश्चिम दिशा की ओर संकेत कर रहा था क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद में वो क्या पश्चिम के कारण पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा था। कौन सा? उत्तर वाला। उत्तर वाले को पूर्व दिशा में घुमा दीजिए। तो अब जो पश्चिम दिशा है वो जा रहा है, तो एक्चुअल दिशा के हिसाब से, वास्तविक दिशा जो है उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिए, तो इसमें उत्तर आएगा, उत्तर, नॉर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। 20 से लेकर 60 तक के कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? उन अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो 20 से लेकर के 60 तक के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं, जिन अभाज्य संख्याओं का योग 40.33 होता है। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। ये उम्र वाला प्रश्न है। परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि एक सदस्य की आयु 35 वर्ष है और बाकी जो 6 सदस्य हैं उनका अनुपात दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। परिवार के सबसे बड़े सदस्य की आयु पता लगाइए। तो अभी देखिए, आप जो इसमें अनुपात दिया हुआ है उसके हिसाब से खाली आपको ये 35 वर्ष की आयु निकालनी है। अभी आप जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी इसके अंदर जो उम्र दी हुई है सब अलग अलग दी हुई हैं। तो ये देखिए साधारण सी बात है, जैसे 60 वर्ष को पहले से जोड़ करके चलिए। पहला 60 का हो गया, दूसरा 50 का हो गया आदमी, तीसरा 40 का, उसके बाद 30 का, फिर 20 का, फिर 10 का, और एक व्यक्ति जो है वो जो छूट गया उसकी आयु 35 वर्ष है। इन सबको जोड़ करके जब आप 7 से भाग करेंगे तो 35 आएगा। तो उससे ये 60 वर्ष वाला पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या थी, प्रश्न संख्या 23। ये आयु वाला जो प्रश्न था, आपके में हो सकता है अलग अलग भी हो, तो उसके अंदर ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये कूट वाला शब्द था, ये भी सरल था। ये था प्रश्न संख्या 24। इसके अंदर ये कॉन्फिडेंशियल शब्द दिया हुआ था और उसके बारे में लिखा हुआ था कि ए को सी लिखा जाएगा, बी को क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा, सी को ई लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से करके देखना था। तो इसके अंदर आप कॉन्फिडेंशियल में ही देख लीजिए कि कैसे कैसे इसमें ए को लिखा जाएगा क्या क्या, सी। तो ए कहाँ पे है? इसमें ए है, इसमें ए एल। तो उसमें ए की जगह पे अगर आप सी लिखेंगे तो सेकंड लास्ट में सी आना चाहिए। तो सेकंड लास्ट में सी इसमें और किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 4 के अंदर है। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 25। प्रश्न 25 में 1, 7, 17, 31 और उसके बाद में क्या संख्या भरी जाएगी और उसके बाद 71 है। तो इसके अंदर आयोग ने माना है 49 भरा जाएगा यहाँ पर। इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प 2। यह है प्रश्न संख्या 25 का विकल्प 2। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। ये वाक्य वाला था, है तर्क दोष इसमें जानना था। तो इसमें आत्माश्रय दोष होगा। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, श्री कुब्रा एक हत्यारा है क्योंकि उसने गलत तरीके से किसी को मार डाला है। इसके अंदर कौन सा तर्क दोष है? तो इसके अंदर आत्माश्रय तर्क दोष होगा। ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है? नीचे 4 कथन दिए हुए हैं ये,
और ये बताना है कि ये जो कथन दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, इस कथन के अर्थ को बताने वाला नीचे वाले 4 कथनों में से कौन सा कथन है? तो इसमें जो है ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 28। प्रश्न 28 था, ABC राजनीतिक दल हैं, दल के समर्थक बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध हैं और रिपब्लिकन भी बंदूक नियंत्रण के विरुद्ध हैं। ये बताइए 3 दल हैं जो कि बंदूक नियंत्रण का कोई कानून है या व्यवस्था जो है उसके विरुद्ध है, और जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन लोग जो हैं वो भी बंदूक नियंत्रण के वो हैं। इसलिए कुछ रिपब्लिक लोग A, B और C के राजनीतिक के दल के समर्थक होने चाहिए। इसी उपयुक्त युक्ति में विद्यमान तर्क दोष को, इसके अंदर कौन सा तर्क दोष है ये बताना था। तो इसमें तर्क दोष है अव्याप्त हेतु वाला, जो उसमें कारण दिया गया है वो अव्याप्त है, वो पूरे उसमें घटता नहीं है। तो इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा। ये प्रश्न था प्रश्न 28। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 29। अब इसके अंदर भी इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। अब इसमें से ये बताना था कि इसमें 2 वाक्य एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले कौन कौन से हैं। तो इसमें A और B जो हैं ये दोनों एक दूसरे की विपरीत बात को करें। सभी मनुष्य नश्वर होते हैं और कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे की विरोध वाली बातें हैं। तो इसके अंदर A और B जो है कहाँ पर है, ये विकल्प B 3 के अंदर सही हो जाएगा, विकल्प 3। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। खाली इसमें यह बताना था कि कौन से 2 वाक्य एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताने वाले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञान के किस स्रोत का आप्त वाक्य विश्वसनीय व्यक्ति का कथन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इसके अर्थ का बोध शामिल है। तो ये संस्कृत वालों को तो खास करके पता होगा, आप्त वाक्यम शब्द करके एक सूत्र है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 31। ये प्रश्न 31 में ये डेटा के वो दिए हुए हैं, स्टोरेज का डेटा दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, पूछा है कि कौन सा सबसे छोटा है 2 KB और 2039 बाइट, 0.5 MB और 3 GB। देखिए अब इसके अंदर जो था सबसे छोटा था 2 KB। 2 KB मिलाकर के होता है 1024 और 1024 2048। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें एक बाइट ज़्यादा है, तो इससे भी छोटा 2 KB हो गया, क्योंकि 2 KB मिला करके होता है 2048, तो 2048 छोटा हो गया, 2049 बड़ा हो गया, और आधा MB तो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1 GB का आधा MB होता है तो 512 होगा, तो उससे और बड़ा हो गया। उसके बाद में ये है 3 GB। 3 GB तो बड़ा ही है सबसे, MB बाइट से भी बड़ा होता है, तो ये बड़ा तो है ही। अब इन दोनों के अंदर वो था कि कौन सा वो है। वैसे बाइट सबसे छोटा होता है, पर KB में जो दिया हुआ है 2 KB, ये बाइट की संख्या बहुत ज़्यादा दी हुई है। 2000 अंतर सिर्फ एक ही बाइट का है कि 2 KB से ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सिर्फ 1 बाइट ज़्यादा है, तो इसका विकल्प 2 KB सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संचार प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच में बैठक में, अच्छा इसमें 4 चीज़ दी हुई है कि अगर कोई बैठक करनी है, अलग अलग स्थान पे सब लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग करनी है, तो इसमें क्या चीज़ वो होगी, सबसे अच्छी क्या होगी। तो अभी VoIP क्या होता है ये तो नहीं पता, 1 मिनट देख के बता। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल,
जिसके अंदर आप एक बार बोलेंगे दूसरे को तुरंत उसी समय सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे करके मीटिंग की जा सकती है। ईमेल से मीटिंग नहीं हो सकती। आप लिखेंगे, उसको मेल करेंगे, फिर वो वहाँ पर जाएगा, फिर वो देखेगा, फिर वो उसका जवाब लिखेगा, फिर आपको मेल करेगा। इससे इस तरीके से मीटिंग नहीं हो पाती है। वॉइस मेल का भी नहीं होगा। वॉइस मेल में आपने कोई वॉइस मेल भेजा, फिर वो उसके वॉइस मेल बॉक्स में गया, फिर वहाँ से उसने सुना, फिर उसने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद में आपके पास भेजा, फिर आपने उसको सुना। ऐसे करके मीटिंग नहीं हो पाती है। वैसे ही टेक्स्ट मैसेज से भी मीटिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए तीनों विकल्प नीचे वाले गलत हो जाएंगे, ऊपर वाला विकल्प सही हो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज जो आप मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उससे भी कोई मीटिंग नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, VoIP। VoIP से आप इसको मीटिंग को कर सकते हैं। दूर दूर जगह पर, अलग अलग जगह पर बैठे हुए लोग भी एक साथ में मीटिंग कर सकते हैं। तो ये तकनीकी इसमें सही हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 33 है। अब इसमें दो कथन दिए हुए हैं। बेतार वाईफाई नेटवर्क कठोर तार वाली प्रणालियों की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं। और दूसरा था, नियमित अंतरालों पर जारी और प्रयोक्ता के कंप्यूटर में डाउनलोड की गई डिजिटल मीडिया फाइलों की श्रृंखला को पॉडकास्ट के रूप में जाना जाता है। इन मीडिया फाइलों का भंडारण व देखभाल केंद्रीय रूप से किया जाता है। ये दो कथन दिए हुए, इनमें से बताना था। ये दोनों कथन सही हैं। इसका विकल्प एक सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 थी, निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक होती है। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न था। इसके अंदर यह था कि जो सूरदास हैं, जो जिनको दिखता नहीं है, वो लोग इनमें से कौन कौन से साधनों का उपयोग करके प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोफोन प्रयोग कर सकते हैं वो लोग, हैं। फुट माउस तो उनके लिए होता नहीं है। ब्रेल कीबोर्ड भी उन यूज़ कर सकते हैं, और वो स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तीन है, A, C और E है। अब इसके अंदर ACE वाला तो कोई है नहीं, AC वाला है। CE वाला भी कुछ नहीं है इसमें। CE अगर माने तो A और C वाला है। तो ये इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। ये तीन चीज़ें जो है दृष्टिबाधित लोग उपयोग कर सकते हैं, और उनके लिए सहायता और सहायक होते हैं। अब इसमें अगर सर्वोत्तम को जोड़ करके माने तो स्पीकर को हटा लेते हैं कि स्पीकर नहीं होगा सर्वोत्तम करके। उनके हिसाब से, आयोग के हिसाब से स्पीकर सर्वोत्तम नहीं मानते हैं वो लोग, तो फिर उन्होंने स्पीकर को नहीं डाला। या हो सकता है कि घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये स्पीकर का ऑप्शन डाला हुआ है। जॉयस्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि जो वो ब्रेल लिपि से यूज़ करते हैं, तो जॉयस्टिक से ब्रेल लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है, और ना ही लिखा जा सकता है उस ढंग से। ऐसे ही फुट माउस हो गया, फुट माउस पैर से चलाने वाला माउस होता है। तो इसका विकल्प A और C सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सोशल मीडिया पे ही था। ये जो पहले आपने देखा था उसी ढंग से ब्लॉग पे एक प्रश्न पहले आया था, वही था। अब इसको मिलाने के लिए था। इसमें अगर कोई एक चीज़ भी अगर जानता है तो इसका जवाब सही लिख सकता था। जैसे अब इसमें अगर आप ब्लॉग जानते हैं तो ब्लॉग को मिला लीजिए, किसके साथ क्या होगा है। तो ये ब्लॉग जो क्या होता है, वो वैयक्तिक इंटरनेट जनरल है, जिसमें कोई लेखक किसी विषय अथवा व्यक्ति के बारे में पाठ की प्रविष्टि करता है। कोई भी इस विषय पर टिप्पणी कर सकता है। ये जो है ये ब्लॉग है। तो A का हो गया 4। तो A का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ये सही हो गया। बाकी सब आप मिलाएंगे तो उसी हिसाब से मिल जाएगा। इसमें से अगर आपको खाली टैगिंग का पता है तो टैगिंग के हिसाब से भी, सोशल नेटवर्क साइट का पता है उससे, विकीज का पता है तो विकीज से भी आप इसमें लगा सकते थे। कंफ्यूजन नहीं था इस प्रश्न के अंदर। आगे अब है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG जलवायु संबंधित कार्यवाही से संबंधित है। तो ये 13 नंबर वाला SDG 13, ये जलवायु विकास से संबंधित है, जलवायु संबंधित कार्रवाई से संबंधित है। तो ये इसका विकल्प 3 से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। 37 में दो कथन दिए हुए हैं। नहीं, दो कथन नहीं, 37 कहाँ गया ये,
38, हाँ 37 में 2 कथन दिए हुए, हाँ ये रहा। हाँ इसमें है, पहला कथन था अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ISA ऐसे देशों की संधि है जिसमें अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य है। और दूसरा कथन था वर्तमान में IAS का अध्यक्ष भारत है। तो इसमें पहला वाला जो संधि वाला कथन है वो गलत था, और इस समय भारत जो है वो उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा कि पहला कथन गलत है किंतु दूसरा कथन सही है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। 38 में था ओजोन अवयवी पदार्थों ODS के प्रकार हेलोन्स निम्नलिखित में से किस में अनिवार्य और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं? तो ये अग्निशामक में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ गया क्योटो प्रोटोकॉल? हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके बारे में था? हाँ, तो ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है, ग्रीन हाउस से जो निकलती हैं गैसें, उसके बारे में ये प्रोटोकॉल था। तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में है जल संबंधित रोग शिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह है दूषित जल के संपर्क से, संदूषित जल के संपर्क से ये होता है। तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं। ये NEP के उस पे है, कहाँ गया ये रहा, ये NEP 2020, इसमें से कई, जब से NEP लागू हुई है तब से इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ये भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम के प्रत्येक स्तर पर स्कूली व उच्च शिक्षा के साथ समेकित करने की आवश्यकता है। और दूसरा, यूनेस्को ने 220 भारतीय भाषाओं को संकटापन्न घोषित किया गया। 220 भारतीय भाषाएं खतरे में हैं, यूनेस्को ने ऐसा कहा है। तो ये यूनेस्को ने नहीं कहा, और पहली वाली बात सही है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन इसमें गलत है, सही है, और दूसरा कथन असत्य है। भारत की 220 भाषाएं जो है वो खतरे में नहीं है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो ये ज्ञान आयोग ने की थी। ये विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 43। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तार पूर्ण रूप सही ढंग से सम्मिलित है? इसके अंदर कई सारे शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं और उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो इसमें ये बाकी सही है। NCERT का यही फुल फॉर्म होता है, NCTE का यही फुल फॉर्म होता है टीचर एजुकेशन के लिए। और चौथा नंबर जो है AITCE, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो काउंसिल है उसका है ये। तो ये भी फुल फॉर्म सही होता है। ये अप्लाइड रिसर्च वाला ये गलत है। इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। इसमें भी यही बताना था कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो ये इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। पहला कथन असत्य किंतु दूसरा कथन सही है। तो ये इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच स्थानीय सक्षमताओं का पोषण करना NAAC राष्ट्रीय आकलन प्रत्यापन परिषद द्वारा संवर्धित आंतरिक मूल्यों में से एक है। तो ये कथन जो है ये गलत है, और दूसरा कथन सही था। राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरे वाला उद्देश्य सही था और पहला वाला जो है वो
गलत था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 के अंदर कहाँ गया, ये रहा। शिक्षा के संबंध में राममूर्ति समिति ने निम्नलिखित में से कौन कौन से मुख्य सुझाव दिए थे? तो इसके अंदर विकल्प 3 सही हो जाएगा, ये सी, डी और ई। हाँ, सी क्या था, उच्च शिक्षा में का विकेंद्रीकरण और स्नातकोत्तर कक्षा में शिक्षण व शोध विश्वविद्यालयों पर फोकस और शिक्षण की गुणवत्ता सुधार के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण। ये 3 इन्होंने उस समय सुझाव दिए थे राममूर्ति समिति ने। तो ये इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा, सी, डी और ई। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46। 46 में एक गद्यांश दिया हुआ था। इस गद्यांश में से जो प्रश्न पूछे थे वो बहुत घुमा फिरा करके पूछे थे, सामान्य से प्रश्न नहीं थे। अब इसमें पहला प्रश्न था कि अक्टूबर में औद्योगिक अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 पे। यह आगे के जो 5 प्रश्न हैं ये एक पैराग्राफ दिया है, उसके हिसाब से उत्तर देना था। तो इसके अंदर ये पैराग्राफ में पहला प्रश्न पूछा था, ये 46 नंबर वाला जो प्रश्न था कि अक्टूबर में कितने की गिरावट आई है, अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी गिरावट आई है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में अक्टूबर में वर्ष दर वर्ष 4% की गिरावट आई। तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वो भी इसी पैराग्राफ पे ही था। उसमें ये पूछा था, 2 कथन दिए हुए थे। पहला कथन था कि कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाए जाने पश्चात उपयोग स्तरों में तीव्र वृद्धि हुई है, और उसका कारण बोला था कि बार बार कोविड प्रतिबंधों लॉकडाउन के कारण मालों की मांग संचित हो गई है। तो ये पहला सही नहीं था और दूसरा सही था। तो ये विकल्प 4 इसका नहीं, विकल्प 1 सही जगह, दोनों सही थे। विकल्प 1 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही थे। ये गलत लगा हुआ है इस पे। प्रश्न छूट गया है क्या कोई? नहीं, 46 47 हो गया ना, हाँ 48 है। तो इसका विकल्प 1 सही है। 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न तो यही था कि अक्टूबर में निम्नलिखित में से सबसे अधिक गिरावट किसमें हुई थी? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में। विकल्प 2 सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न 49। इसमें 2 कथन दिए हुए थे, ये देखिए 2 कथन दिए हुए हैं। पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस नवंबर में सभी खाद्य वस्तुएं सस्ती हुई थी, और दूसरा कथन था पिछले नवंबर की तुलना में इस नवंबर में सब्जियां सस्ती हुई थी। तो ये जो पहला कथन था वो गलत था और दूसरा कथन सही था। विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। आखिरी सवाल इसी पैराग्राफ पे था। इसमें एक कथन अभिकथन दिया हुआ था और दूसरा उसका कारण दिया हुआ था। तो इसका जो था अभिकथन तो सही था, और इसका जो कारण दिया हुआ था, जो इस वाक्य को का वजह बताई थी, शीतकाल में खाद्य मुद्रास्फीति सामान्यतः कम रहती है, इसकी वजह ये बताई थी कि वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ये बात गलत है और पहली बात सही थी। तो ए सही है और आर सही नहीं है, उसका जो कारण बताया गया है वो सही नहीं है। तो ये 50 प्रश्न हो गए हैं। आप अपने आंसर की से इसको अपने प्रश्न से उसको मिला सकते हैं। मिलाने के बाद स्कोर पता चल जाएगा आपको। पहले पेपर में कितना किया था, कल हमने वो करा दिया था। अब ये दोनों मिला करके आप अपने स्कोर को देख सकते हैं। कट ऑफ जो है वो आपको अलग अलग मीडिया सोर्स से पता चल ही जाएगा कि कितना कितना, और 10 दिन के अंदर तो वैसे भी रिजल्ट डिक्लेयर हो ही जाएगा। तो इसमें आयोग, अगर आपको किसी उसमें क्लेम भी करना है तो कल प्रोसीजर बताया था, उसी में लॉगिन कीजिए आप यूजीसी नेट की साइट पे, और लॉगिन करने के बाद में उसमें क्लेम वाले फॉर्म पे जाइए, और वहाँ पे जा कर के जिस पे आपको प्रश्न में उत्तर आपको गलत लग रहा है, कोई आपके पास ठोस सबूत है, ठोस कोई प्रमाण है, कोई पुस्तक का कोट है, तो आप उसके हिसाब से उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके चार्जेस लगते हैं कुछ। तो ये था आज का सेशन, और इससे आप अपने प्रश्न को मिला करके अपना स्कोर जान सकते हैं। एक दो थोड़ा बहुत अंतर होगा, अगर कुछ
एक दो प्रश्न आयोग ने गलत कर दिया या सभी को नंबर दे दिए तो बढ़ जाएंगे एक दो नंबर, और एक दो नंबर घट जाएंगे। तो ये आपने ये सेशन देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।